हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET सिविल स्टाफ। आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि हम आज CUET के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। CUET है क्या, इसका सिलेबस क्या है, कुछ PYQs जो हैं वो भी देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो पहले CUET है क्या, इसको थोड़ा सा हम जो है वो जान लेते हैं। देखो, जब हम 9th 10th में होते हैं तो इतना ज़्यादा जो है हम करियर को लेके सीरियस नहीं होते। वी वर लाइक कि ओके देखा जाएगा, अभी +1 पढ़ी है, +2 पढ़ी है ना। लेकिन जैसे ही आप +1 में एंटर करते हो, +2 में एंटर करते हो, तो थोड़ा सा करियर को लेके जो है वो आपके माइंड में क्वेश्चंस आने लगते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स के माइंड में कि अब हमें करना क्या है, राइट। तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कि दिस इज़ माय डिज़ायर्ड कोर्स एंड दिस इज़ माय डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी, मुझे इसमें जो है वो एडमिशन लेनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास एक एग्ज़ाम आता है, दैट इज़ योर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एंड दैट इज़ नोन एज योर CUET। तो इस एग्ज़ाम को आप भी क्रैक कर सकते हो। लेकिन देखो, कोई भी एग्ज़ाम है, उसको क्रैक करने के लिए पहले तो आपको उस एग्ज़ाम को समझना पड़ता है कि एग्ज़ाम है क्या, ठीक है। उसका आपको पूरा के पूरा सिलेबस पता होना चाहिए, पैटर्न आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें बेसिकली किस लेवल की प्रेपरेशन जो है वो आपको करनी है। तभी कोई भी एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं, नॉट ओनली CUET बट कोई भी जर्नल एग्ज़ाम अगर हम लेके चलें, तो उसमें हमें एनालिसिस जो है उस एग्ज़ाम की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली CUET के पहले हम सिलेबस को एनालाइज करेंगे कि क्या क्या सिलेबस बेसिकली है, कौन कौन से टॉपिक्स बेसिकली आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम उन टॉपिक से रिलेटेड जो ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आ चुके हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट एनालिसिस जो है पूरे के पूरे एग्ज़ाम की वो हम करने वाले हैं। एंड इस वीडियो के बाद मोस्ट ऑफ योर डाउट्स एंड योर क्वेरीज विल बी सॉल्व्ड, ठीक है। इन केस कुछ भी आपको फिर भी कोई डाउट क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके जो है वो भी क्लियर कर सकते हैं कि कोई भी इन केस आपके माइंड में क्वेरी रह जाती है या रेज होती है कि दिस इज़ माय डाउट, ये क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपके CUET में आ सकते हैं। हम बेसिकली डील करेंगे आज बायोलॉजी का पोर्शन कि बायो में क्या सिलेबस है और उसके फर्दर जो है वो सिलेबस कितने सब टॉपिक्स में जो है वो डिवाइड हुआ है। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपका है दैट इज रिप्रोडक्शन। अब देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, CUET के जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, तो क्वेश्चंस आपको बहुत डायरेक्ट आए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर द टॉप लेवल गया है, बहुत हाई लेवल गया है। बहुत ही जर्नल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास आपको देखने को मिलेंगे, आ रखे हैं ऑलरेडी, अभी हम देखेंगे भी, ठीक है। तो अगर आप एक जर्नल प्रेपरेशन भी करोगे ना, तब भी बहुत ईजीली जो है वो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जो है ये टफ एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो बट स्ट्रेटजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एनी स्ट्रेटजी आप किसी भी एग्जाम को, नॉट इवन दिस, कोई भी एग्जाम है, विदाउट स्ट्रेटजी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। पर्टिकुलर एक स्केड्यूल, एक स्ट्रेटजी जो है वो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपना सिलेबस। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो आपका फर्स्ट यूनिट है। इसके सब टॉपिक्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। 9th 10th +1 +2 पूरी के पूरी क्लासेस में आपने ये सारी के सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। कुछ हायर जो है वो ऐसा ऐड नहीं हुआ है कि जो कि आपने नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स आपके पास आते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सबने पढ़ रखा होता है, कॉमन सी चीज़ें हैं। एसेक्सुअल के भी फर्दर आगे मोड आते हैं। ये हम सारे के सारे मोड्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मोड्स होते हैं एसेक्सुअल में। उसके बाद अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्लावर्स में अलग से आती है। उसके बाद जो मैमल्स हैं, ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डील करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में जो फर्स्ट यूनिट है, ये सारे के सारे सब टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, ठीक है। इन्हीं से आपके क्वेश्चन जो हैं वो बनने वाले हैं, राइट। चलिए अगर मैं
बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे आपका बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ये सब के सब टॉपिक्स जो हैं आपके सब टॉपिक्स हैं विद इन योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक क्वेश्चन जो है जो ऑलरेडी आपके CUET में आ चुका है उसको हम देख लेते हैं कि किस लेवल का, यहाँ से आपको लेवल भी पता लग जाएगा एंड आपको ये भी पता लग जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ भी टफ जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ईजिली जो है वो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम देखें, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन ई कॉर्निया एंड पिस्टिन अकर्स बाय। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपका एसेक्सुअल मोड का ही एक टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। तो इसमें पूछा क्या गया है, देखो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। पूछा क्या गया है कि जो ई कॉर्निया है आपका, वाटर हाइसिंथ है एंड पिस्टिन है, उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कौन सा एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है जिससे आपकी अक्कर होती है। कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे बेसिक क्वेश्चन आई डोंट थिंक सो आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप एक बार बेसिक भी सारे के सारे चीजें जो है वो पढ़ोगे तब भी आपके क्वेश्चन जो है ये सॉल्व होने वाले हैं। तो हमारा एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, दैट इज ऑफसेट। ई कॉर्निया और पिस्टिन में जो स्टेम है उसी की मॉडिफिकेशन हो जाती है और एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, दैट इज योर ऑफसेट। सो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाती है। एंड स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, दिस इज ऑफसेट। ये आप देखो यहाँ पे जो आपकी स्टेम है उसी की मॉडिफिकेशन होके एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई है, ऑफसेट बना है। एंड इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करके आपका ई कॉर्निया जो है वो वेजिटेटिवली एसेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। देखो क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल गया कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे गए हैं। और भी हैं, और भी जर्नल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ऐसा कोई टफ क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा, कुछ आपका मॉडरेट लेवल हो सकता है, लेकिन जब आप बिल्कुल प्रेपरेशन करोगे, बहुत अच्छे से आप प्रेपरेशन करोगे, एक स्ट्रेटजी के साथ आप चीज़ों को लेके चलोगे, तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी टफ जो है वो चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। एंड सिविल स्टाफ की तरफ से आपके लिए एक फ्री यूट्यूब कोर्स, क्रैश कोर्स जो है वो भी चलाया जाएगा 30 डेज के लिए, ठीक है। इट विल बी फ्री ऑन यूट्यूब, जिसपे सारा के सारा पोर्शन जो है वो आपका कवर करवाया जाएगा। लाइव सेशंस आपके चलेंगे यूट्यूब पे, तो आपको वो भी ज्वाइन करने हैं, जो भी स्टूडेंट्स जो है वो CUET की प्रेपरेशन जो है वो कर रहे हैं। चलिए, अब हमने फर्स्ट वाला टॉपिक देख लिया था, दैट वाज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में है, तो पहले तो आपको फ्लावर के बारे में पता होना चाहिए, फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट आपका टॉपिक फ्लावर का स्ट्रक्चर ही है कि कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स आपके फ्लावर के स्ट्रक्चर में होते हैं। तभी तो आप पढ़ सकते हो, तभी तो आप जान सकते हो कि उसमें फर्दर प्रोसेस कैसे हो रही है। अगर आपको पार्ट्स ही पता नहीं होंगे तो आप आगे कैसे प्रोसीड करोगे, ठीक है। तो आपको बेसिक्स जो है वो आपने क्लियर रखने हैं, बिल्कुल क्लियर रखने हैं, और यहाँ पे आपके पूरी के पूरे बेसिक्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर करवाए जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं कि आपके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। तो वही आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट, देन उनका फ्यूजन होगा, दैट इज योर सेकंड सब टॉपिक। एंड नेक्स्ट मैं बात करूं आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। किस पे देखने को मिलते हैं, बेसिकली एजेंट्स पे। एजेंट्स जो डिफरेंट आपके एजेंट्स होते हैं, जैसे आपका विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स हैं, उन पे आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ आपको ओवर द टॉप, मैं फिर से बोलती हूँ, ओवर द टॉप कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा कि कुछ हाई फाई आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से ये आ गया, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो घबराना बिल्कुल नहीं है कि किस लेवल का होगा। लेवल आपका वही होगा जो आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं, कुछ हायर लेवल नहीं होगा बहुत ज़्यादा। देखो आपने 9th 10th +1 +2 में जो जो बेसिक्स चीज़ें पढ़ी हैं वहीं से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। कुछ ऐसे एक्स्ट्रा या आउट ऑफ द सिलेबस जो है वो कुछ भी नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आपका टॉपिक अगर मैं बताऊं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जहाँ पे आपका फिर डबल फर्टिलाइजेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस टॉपिक। ये टॉपिक है ना, यहाँ से तो आप
पक्का मान के चलो क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी की पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होती है, ये टॉपिक जो आपका इतना इंपॉर्टेंट है और इसको हम बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, जिसपे आपके सीड्स जो हैं उनकी भी डेवलपमेंट देखी जाती है, ठीक है। ये देखो सीड्स की डेवलपमेंट, फ्रूट की डेवलपमेंट कहाँ से होती है। नेक्स्ट इज योर पार्थिनोकार्पी, पॉली एम्ब्रियोनी, जर्नल टॉपिक्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, सब कुछ आपने ये लोअर क्लासेस में अपने पढ़ के रखा है, ठीक है। हायर कुछ भी नहीं है, बेसिक जो चीज़ें पढ़ी हैं वही यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन की, ठीक है, ये सब टॉपिक्स हैं आपके कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे आपको देखने को मिलती है। चलिए इससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ सेल्स इन 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन्स आर। अब किसके बारे में पूछा है, पॉलन ग्रेन से। पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन है आपका मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट हमने देखा ना, सिलेबस में मेंशन थी, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। जैसे ही आप डेवलपमेंट पढ़ोगे आपको पता है कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है, कौन से 2 सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या दी गई है आपकी, सेंट्रल एंड सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स एंड मेगास्पोर, माइक्रोपाइलर एंड फिलीफॉर्म, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। अगर आपने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एक सेल जो है वो फर्दर फिर 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। एक साइड आपका बनता है वेजिटेटिव एंड दूसरी साइड आपका बनता है जनरेटिव, जिसमें आपके बेसिकली न्यूक्लियाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 2 सेल आपके 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन जब बनता है उस पे आपके ये 2 सेल्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे आपकी करेक्ट ऑप्शन है। अब देख सकते हो आप कि इतना पैनिक करने की आपको कोई भी नीड नहीं है, कितने डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। बेसिक क्लियर करो एंड एग्जाम को क्रैक करो, यही बेसिक स्ट्रेटजी जो है वो आपकी इसमें रहने वाली है। दिस इज योर 2 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन, दिस इज योर जनरेटिव सेल, दिस इज योर वेजिटेटिव सेल। एंड जनरेटिव सेल से ही जर्म पोर है, यहीं से आपकी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन जो है वो होती है। एंड ये आपकी बेसिक 2 लेयर्स हैं, एक्साइन एंड इंटाइन, आउटर एंड इनर लेयर्स। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे। फ्लावर वाला पोर्शन जो था वो हमने डील कर लिया, अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे जाने से पहले तो आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट्स जो होते हैं। उसके बाद टेस्टिस और ओवरीज जो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। क्यों मेन कॉम्पोनेंट्स हैं, क्योंकि जो आपका मेल और फीमेल का गैमेटोफाइट है ना, वो इन्हीं में डेवलपमेंट होती है, इसीलिए इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा बन जाती है। तो इनकी भी एनालिसिस हमने करनी है, स्टडी करनी है। अब जब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी पूरा की पूरा स्ट्रक्चर आपने डील कर लिया, उसके बाद गैमेट्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, मेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, उन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। उसके बाद oogenesis जैसे ही आप पढ़ते हो उसमें एक और आपको टॉपिक जो है वो देखने को मिलता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ही गैमेटोजेनेसिस आपकी कंप्लीट हो गई, गैमेट्स की फॉर्मेशन हो गई, देन आपके पास नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। अब फ्यूजन होगा, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, दोनों का फ्यूजन होगा। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो आपकी चलती है। फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट फर्दर डेवलप होता है एम्ब्रियो में। बहुत सारी स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं, ब्लास्टुला हो गया, मोरुला हो गया, है ना। तो सब कुछ कॉमन है, इजी है ना, देख सकते हो आप। घबराना नहीं है आपने कि क्या पूछा जाएगा, कहाँ से क्या क्वेश्चंस उठ के आ जाएंगे, कहीं से नहीं आएंगे, यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन विच लीड्स टू प्रेगनेंसी, एंड प्रेगनेंसी में ही आपका प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है। देखो इंटर रिलेटेड है, अगर आप एक बार स्टार्टिंग से जाओगे ना तो सारे के सारे टॉपिक, अच्छा आपको एक बार बस बेसिक चीज़ें जब आप पढ़ लोगे आपको लगेगा ये तो बहुत ही इजी है।
रिलेट करके पढ़ना है। कभी भी आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ना है हमेशा रिलेट करके पढ़ो। एंड बायो की तो सबसे बेस्ट बात मैं आपको बताऊं, बायो तो इतना आप बोल सकते हो जर्नल कॉमन सब्जेक्ट है, आपके ही बारे में, आपके ही सराउंडिंग के बारे में ये सब्जेक्ट है। तो इसमें कोई डेरिवेशंस नहीं है, कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कोई इक्वेशंस नहीं है, कुछ भी आपको नहीं करना। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, ये समझने हैं, जर्नल चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आपको क्रैमिंग नहीं करनी, ठीक है। आपने ऐसा नहीं समझना कि इतने सारे फैक्ट्स हैं ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। आपको ऐसे समझना है ये सारी चीज़ें हैं, मुझे जस्ट समझना है कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। एंड आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स जो हैं वो एट योर फिंगर टिप्स जो हैं वो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्चुरेशन की मैं बात करूं तो पार्चुरेशन क्या है, बेबी बर्थ होता है। एंड लैक्टेशन जो मिल्क की प्रोडक्शन होती है इन द मेमोरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री आइडिया, बेसिक आइडिया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बहुत ही नॉर्मल चीज़ की कैसे प्रोसेस हो रही है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, वही सब हम पढ़ने वाले हैं इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए एक क्वेश्चन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन, ये आपका PYQ आ रखा है ऑलरेडी CUET में। तो आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, दैट अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। एक करेक्ट सीक्वेंस पे आप पूरे के पूरे इन इवेंट्स को अरेंज करिए, ऑर्गेनाइज करिए। ए ऑप्शन है आपकी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। तो सबसे पहला आपका इवेंट सीक्वेंस मैनर में, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस, एक ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, अरेंज करने वाले एंड एक आपके मैच द फॉलोइंग, वो आपको बहुत कॉमन देखने को मिलेंगे और वो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक दो ऑप्शंस भी अगर आइडिया हो ना तो उससे आप पूरे के पूरा ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस में से आप आइडिया लगा सकते हो ये आपकी अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। फ्यूजन हुआ, उसके बाद फ्यूजन के बाद आपका जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद आपका मोरुला बनता है। तो देखिए ज़रा, मोरुला भी है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो ए के बाद आपका डी जाएगा, कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है। वैसे तो आप दो से भी सॉल्व कर सकते हो, दो ऑप्शन आपको पता लग गई, दो से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इन केस कंफर्म करना है, श्योर होना है, तीसरी पे चलते हैं। उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है। एंड ब्लास्टोसिस्ट के बाद इम्प्लांटेशन होती है ब्लास्टोसिस्ट की इन द यूट्रस। तो इम्प्लांटेशन आपका लास्ट स्टेप यहाँ पे आता है। सो आपकी करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगी, ADB देन C। सो दिस इज C, राइट। ऑप्शन ए जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। ये पैटर्न आपका रहता है इन द फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपकी देखी जाती है। देखो डायरेक्ट था, पूरी की पूरी प्रोसेस पढ़ो, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन आया। इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। सिर्फ सीक्वेंस पे कि क्या क्या फॉर्मेशन है उसी पे आपके पास क्वेश्चन जो है वो आ रखा है। चलिए नेक्स्ट आपका रिप्रोडक्शन में ही आता है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे जो है वो मेंटेन करके रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बर्थ कंट्रोल के मेजर्स, क्या क्या नीड है फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल की, कैसे किन किन टाइप से, किन किन मेजर से जो है वो बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। बेसिकली पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आते हैं, बहुत सारे मेथड्स आते हैं, वो भी हम इसी यूनिट में जो है वो कवर करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं 8 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या फिर स्ट्रेटजीज, जिसपे इनफर्टिलिटी जो होती है उसको कैसे टैकल कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। IVF आपका हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जिफ्ट आपका आता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये सारी के सारी टर्म्स जो हैं इनका एलिमेंट्री आइडिया आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, बहुत डिटेल में नहीं है और बिल्कुल एलिमेंट्री मतलब बेसिक्स, ठीक है। बेसिक पता होना चाहिए कि व्हाट इज जिफ्ट। अगर कोई आपसे पूछते, हो सकता है जिफ्ट की फुल फॉर्म आपके क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है गिफ्ट की फुल फॉर्म आपके क्वेश्चन में आ जाए, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूछेंगे कैसा, बेसिक। ऑलरेडी आपके सिलेबस में मेंशन करके रखा है, एलिमेंट्री आइडिया आपको लेना है, सिर्फ बेसिक्स आपको करने हैं, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। सो आप यहाँ से देख सकते हो एनालिसिस आपको हो रही होगी कि सिलेबस कुछ हाई फाई सिलेबस नहीं है, जो आपने +2 तक पढ़ा है, बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, वही आपके एग्जाम में जो है वो आने वाला है। कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला।
चलिए इससे भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली। अब ये आपका जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स थे उसमें डिफरेंट मेथड्स आपके देखे जाते हैं, तो उसमें से क्वेश्चन आया है कि एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसका सहेली बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है, सबने सुना होगा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी गई हैं। यू जस्ट हैव टू पिक द इनकरेक्ट वन, कि कौन सी इनकरेक्ट है वो आपको देखनी है। ए स्टेटमेंट आपकी क्या बोलती है, इट इज टेकन बाय फीमेल्स, फीमेल्स ही लेती हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रेगनेंसी वाला पीरियड है, प्रेगनेंसी वाला जो स्टेज है वो फीमेल्स में देखने को मिलती है, तो फीमेल ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर जो है, ये सहेली जो है, पिल्स जो है वो फीमेल्स के थ्रू ही ली जाती हैं। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट मैं बात करूं, इट हैज़ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, इसीलिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो बहुत फेमस होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। जिसके साइड इफेक्ट कम है वो सबसे ज़्यादा फेमस होगी, ठीक है। फेमस मीन्स उसका यूज सबसे ज्यादा किया जाएगा, दैट्स वाई यहाँ पे उसके रिगार्डिंग जो है आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो बहुत सारे ब्रांड्स की हैं, बहुत सारे टाइप्स की हैं, ठीक है। तो स्पेशली इस पे क्यों जो है क्वेश्चन मिला, या क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्यों इतना ज़्यादा? क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज भी की जाती है, बिकॉज इट हैज़ वेरी लीस्ट साइड इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ द स्टीरॉयडल प्रेपरेशन, दिस इज इनकरेक्ट। ये जो है आपकी नॉन स्टीरॉयडल प्रेपरेशन से फॉर्म होती है, स्टीरॉयडल प्रेपरेशन इसमें नहीं देखी जाती, ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, वंस अ वीक पिल, ये है बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन हमसे इनकरेक्ट पूछी गई है, इनकरेक्ट इज योर थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन 3। अब देखो कितना डायरेक्ट है, सिर्फ कहाँ पे मिस्टेक थी, अगर बेसिक्स क्लियर हैं, देखो बेसिक्स क्लियर नहीं है तब आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर हैं, आपने पढ़ा है कि ओके सहेली तो नॉन स्टेरॉयडल है, यहाँ पे स्टेरॉयडल आया है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, एंड आपका क्वेश्चन जो है वो आपका सॉल्व हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट सेगमेंट पे, यूनिट सेकंड पे। यूनिट फर्स्ट रिप्रोडक्शन यही था, उसके बाद यूनिट सेकंड इज योर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में आप क्या देखने वाले हैं, पहले तो सबसे कॉमन जो है जेनेटिक्स में वो मेंडल का वर्क आता है। मेंडल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल का वर्क जो है, मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, वो सब हम पढ़ते हैं। उसके बाद मेंडल के जो भी स्टेटमेंट्स थी, जो भी उन्होंने लॉज दिए थे, उनसे कुछ डेविएशंस होके, कुछ अलग होके और भी चीज़ें जो थी वो सामने आई। वो कौन सी चीज़ें थी, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। मेंडल ने तो आपका डोमिनेंस का फिनोमिना दिया था, लेकिन उसके बाद उनसे डेविएट होके आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस आई एंड को डोमिनेंस आई। फिर मल्टीपल एलील्स का कॉन्सेप्ट भी आता है, ब्लड ग्रुप्स, जिसमें बहुत कॉमन एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपका एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, इसका एलिमेंट्री आइडिया आपने लेना है। क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस की, क्रोमोसोम्स क्या हैं, जीन्स क्या हैं, बेसिक चीजें हैं, ठीक है। जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो ये बेसिक्स हैं जेनेटिक्स के, कि क्या क्या ये चीजें हैं, एलिमेंट्री आइडिया आपको इनका लेना है। नेक्स्ट आपका मैं बात करूँ सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमंस में, बर्ड्स में, हनी बी में कैसे होती है, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, ये भी सारी टर्म्स ये आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि डेफिनेशंस, एंड थोड़ा सा उसके बाद आइडिया कि ऐसे प्रोसेस हो रही है, क्या डेफिनेशन है, कैसे प्रोसेस हो रही है, बस, ठीक है। नेक्स्ट सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किस में देखी जाती है, ये डिजीज है। कलर ब्लाइंडनेस कैसे होती है, हीमोफीलिया कैसे होता है। उसके बाद कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आपके पास आते हैं, थैलेसीमिया हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और यही से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं।
चलो एक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, कैसा जैसा क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आया है। वाई वॉज ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर यूज्ड फॉर स्टडीज इन जेनेटिक्स। ठीक है, क्यों इसको यूज किया जाता था? तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर यहाँ पे आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म है। क्यों मॉडल ऑर्गेनिज्म है? तो मॉडल ऑर्गेनिज्म के कुछ आपके पास जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास गिवन है, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो उनका जनरेशन पीरियड जो है, जो जनरेशन का साइकिल का है वो बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लेती। तो ऑप्शन ए देखें हम, दे कुड बी कल्चर्ड इजीली इन द मोनेस्ट्री, बिल्कुल करेक्ट है। दे शोड मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद जनरेशन टाइम 1 ईयर नहीं होता, बहुत कम होता है। देयर वॉज क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक्सेस, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद वेरी फ्यू प्रोजेनी वर प्रोड्यूस्ड इन सिंगल मेटिंग, नहीं। हमारा जो मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है हम इसीलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि एक मेटिंग में बहुत सारी कॉलोनीज जो है, बहुत सारी प्रोजेनीज जो है वो हमें देखने को मिले। सो ऑप्शन हमारे पास ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। तो देखो कौन कौन सी ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, बी एंड डी भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग ट्रेड्स जो है वो शो नहीं करती उनके, इसीलिए हम मॉडल ऑर्गेनिज्म चूज करते हैं ताकि वेरिएशंस इतनी ज़्यादा हमें देखने को ना मिले। तो ये हमारे पास ए एंड डी जो है वही हमारी करेक्ट ऑप्शन है, वो हमारी सेकेंड ऑप्शन में दी गई है, इसीलिए ऑप्शन 2 जो है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका स्टेटमेंटल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब हमने जेनेटिक्स का बेस डील कर लिया, बेसिक्स डील कर लिए, अब हम मॉलिक्यूलर पे जाएंगे, मतलब डीएनए आरएनए पे जाएंगे। डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, उसके बाद उनकी सिंथेसिस कैसे होती है। सिंथेसिस में आपका सेंट्रल डॉगमा जो आता है आपका रेप्लिकेशन, पहले डीएनए की सिंथेसिस हो गई, उसके बाद आपका नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन आता है जो आपकी आरएनए की सिंथेसिस है, फिर ट्रांसलेशन जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस है। बेसिक्स आपने करने हैं। ठीक है, यही सब कुछ आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पे। जेनेटिक कोड हो गया आपका, है ना, यही सारा कुछ है आपका। बाकी कुछ भी ऐसा आपके पास नहीं मिलेगा कि जो आपने नहीं पढ़ रखा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है कि यहाँ से आपके कैसे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के लिए आपने रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। क्या है? ओनली प्योरीन बेसिस आर प्रेजेंट इन डीएनए। क्या सिर्फ प्योरीन्स होते हैं? डीएनए में तो पिरिमिडीन्स भी होते हैं, यही आपकी इनकरेक्ट हो गई। डीऑक्सीराइबो शुगर होती है, हाँ जी, नाम ही है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो फर्स्ट कार्बन पेंटोज शुगर के साथ जो है वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म करता है, बिल्कुल करेक्ट है। फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो 4th कार्बन के OH से लिंक्ड है, नहीं, ये आपके 5th कार्बन से लिंक्ड है। ऑप्शन आपकी डी बिल्कुल गलत हो गई। यहाँ पे पूछा क्या है? गलत ही पूछी है, दैट इज ए एंड डी, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो कितना डायरेक्ट है, कितना बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिर्फ डीएनए के बारे में कि क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर के बारे में। बस वो पढ़ो एंड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट मैं बात करूँ एवोल्यूशन की, ये भी आपका जेनेटिक्स के अंदर ही है। आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के बाद के ऊपर थर्ड आपका पोर्शन जो है, इसमें आप क्या पढ़ते हो? लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जिसमें आपके कीमोजेनी बायोजेनी आती है, क्या क्या एविडेंसेस जो थे एवोल्यूशन के रिगार्डिंग दिए गए थे, ये भी आप पढ़ते हो। डार्विन का कॉन्ट्रीब्यूशन, डार्विन ने थ्योरीज दी थी, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, ये भी हम पढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरी क्या थी एवोल्यूशन की, उसके बाद वेरिएशंस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या वेरिएशंस कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे आ सकती हैं। उसके बाद जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, इन सब के बारे में, ह्यूमन एवोल्यूशन, ये सब कुछ आपका एवोल्यूशन वाले कंटेंट में रहने वाला है कि एवोल्यूशन से आपके किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। बेसिक चीज़ें हैं और आपने स्टोरी की तरह अगर आप चीज़ों को पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी एंड बहुत ईजी जो है वो आपके लिए सारी की सारी चीज़ें रहने वाली हैं।
चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टू प्रूव थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डे वेरिस यूज्ड, कौन से प्लांट को यूज किया था? स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम, इवनिंग प्राइमोस, डॉग फ्लावर या फिर पाइसम सटाइवम। तो जो ह्यूगो डे वेरिस थे उन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी जो थी वो दी थी, उसको प्रूव करने के लिए एक प्लांट का यूज किया था, दैट वाज योर इवनिंग प्राइमोस। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो इतना बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। किस पे था, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, डायरेक्ट नाम पूछ लिया है। तो अगर आपने पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट तो आप ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स जो है वो सॉल्व कर सकते हो। चलिए मूविंग ऑन, दिस इज योर इवनिंग प्राइमोस। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख सकते हो। चलिए जी थर्ड यूनिट की अगर हम बात कर लें, थर्ड यूनिट है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम बेसिकली आपकी ह्यूमन हेल्थ के बारे में, कौन कौन से डिजीज हो सकती हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आपके कौन कौन से हैं जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं, है ना। पैथोजेंस बहुत टाइप के हो सकते हैं आपके, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। वही सारे टाइप्स जो है हम पढ़ने वाले हैं। फिर डिजीज आपकी, कौन कौन सा पैथोजन क्या क्या डिजीज जो है वो कॉज करता है, मलेरिया कौन कॉज करता है, फिलेरियासिस, एस्कैरियासिस, टाइफॉइड, निमोनिया, सारे डिजीजेस कॉजेटिव। इन सब में क्या इंपॉर्टेंट है? इन सब में इंपॉर्टेंट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, कॉजेटिव एजेंट। उसके बाद इम्यूनोलॉजी, जिस पे आपकी इम्यूनिटी के बारे में, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। उसके बाद वैक्सीनेशन जो आपकी है उसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन आपकी डिजीज़ हैं कुछ, कैंसर हो गया, HIV, ठीक है, कौन कॉज करता है, एड्स को जो आपका HIV वायरस है वो कॉज करता है। एडोलोसेंस, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के ऊपर आपका एक टॉपिक रहता है। बहुत इजी, बहुत जर्नल, बहुत बेसिक जो है, आप यहाँ से खुद देख सकते हो, मुझे बोलने की नीड भी नहीं है। बहुत बेसिक से टॉपिक्स जो है, कॉमन टॉपिक्स हैं, सब हम सबको जो है इनके बारे में पता होता है। हमने वही एलिमेंट्री आइडिया, थोड़ा सा उसको साइंटिफिक टर्म्स में हमने डील करना है, बाकी हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, फूड प्रोडक्शन में कौन कौन से आपके बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, टिश्यू कल्चर। उसके बाद सिंगल सेल प्रोटीन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, SCP। उसके बाद एपीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये टॉपिक्स कॉमन टॉपिक्स हैं आपके। इनसे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स विच डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर कैंसर। कैंसर के लिए यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, गलत स्टेटमेंट, गलत ऑप्शन जो है वो आपको पिक करनी है। कैंसरस सेल्स शो अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब देखो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मीन्स जो नॉर्मल सेल्स है ना आपके, नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं कि अगर एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? अगर इस पे कुछ भी डिफेक्ट आए तो ये सेल जो है ये बता दे कि दिस सेल, ये जो है इसको एपोप्टोसिस जो है इसकी करवाने की नीड है, ये आपका नॉर्मल सेल नहीं रहा। लेकिन जो आपकी कैंसरस सेल है ना, कैंसरस सेल आपके ऐसे ग्रो करेंगे, वो किसी भी सेल से कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, मतलब सिग्नलिंग जो है वो नहीं चलाते, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोलेबल होती है। कंट्रोल करना उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी कैंसर सेल बिल्कुल भी नहीं दिखाते। ऑप्शन यहाँ पे हमारी ये गलत हो गई, ठीक है, गलत ही पूछी है ना, तो ऑप्शन ए जो है हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट बी स्टेटमेंट देखें हम। बी स्टेटमेंट आपकी बोलती है मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिल्कुल सही है। जो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है उसके बाद आपकी एक जो बिल्कुल लास्ट स्टेज आती है, दैट इज योर मेटास्टेसिस। मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू। बिल्कुल, तभी तो कैंसर फैलता है। एक जगह हुआ उसके बाद पूरी बॉडी में कैसे वो कैंसर फैलता है? क्योंकि आपका एक सेल जो कैंसरस है वो सराउंडिंग जितने भी सेल हैं उनको डैमेज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स ग्रो स्लोली। स्लोली ग्रो करते हैं क्या? एक सेल अगर कैंसरस है तभी तो बोलते हैं कि जितनी अर्लियर स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए उतना बेटर है, जितना डिले हुआ उतना ही कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी ऑप्शन ए एंड डी जो थी वो इनकरेक्ट हो गई। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारी करेक्ट है, क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट हमसे पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोब्स। ह्यूमन वेलफेयर में कौन कौन से माइक्रोब्स को हम यूज करते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स आपके बेसिक ऑर्गेनिज्म की
कौन कौन से, अब हमने यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर मतलब हमारे इंपॉर्टेंस के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके होते हैं। जैसे हाउस होल्ड में जैसे आप दही जमाते हैं, है ना, दही में आपका एक बैक्टीरिया जो है वो आपका लैक्टोबैसिलस बेसिकली बैक्टीरिया जो है वो आपका यूज होता है, मतलब वो प्रेजेंट होता है, जिससे आपका मिल्क जो है वो कर्ड में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, दूध से दही सबने जमाया होगा, कैसे जमाते हैं, तो अब साइंटिफिक थोड़ा सा हमने पढ़ना है कि कौन सा बैक्टीरिया है, ज्यादा नॉर्मल बेसिक सबने किया होगा ये, है ना, तो हमने बस साइंस जाननी है उनके पीछे की कि क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, कैसे ये चीजें हो रही हैं। देखो साइंस में को हमेशा, बायो को हमेशा ऐसे पढ़ना कि ये चीज हो रही है, कैसे हो रही है, बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगने वाली है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होते हैं माइक्रोब्स। नेक्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे होता है, माइक्रोब्स का रोल जो है वो कैसे आता है, बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन से हैं, बायो फर्टिलाइजर्स कौन से हैं, ये भी हम इसी सेक्शन में जो है वो देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ, जो आपकी डो है, डो सबने देखा होगा, डो आटा जो है, आटा गूंथते हैं आप, उसके बाद जो आपके पास एक जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट है, फॉर्म होता है, उसको हम डो बोलते हैं। अगर डो जो है उस पर पफ्ड अप, अगर अब गर्मियों में क्या करना, आटा फ्रिज में ना रख के एक दिन जो है रात को आटा बाहर रख देना, सुबह उस आटे को देखना, तो उस आटे में आपको कुछ, आप बोलोगे कुछ डिफरेंस नजर आएगा। क्या डिफरेंस नजर आएगा, वो आपको पफ्ड फूला हुआ जो है वो ऐसे लगेगा, नॉर्मल डो जो था वो फूल गया ऐसा लगेगा आपको, और आप बोलते हो ये आटा खराब हो गया। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म आया या क्या प्रोसेस उसमें हुई कि उस आटे को उसने जो है वो एक पफ्ड अप अपीयरेंस जो है वो दे दी। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपके ईस्ट होते हैं वो उसको फर्मेंट कर देते हैं। अब चने भटूरे सबने खाए होंगे, भटूरे जो बेसिकली बनते हैं कैसे बनते हैं, उसमें फर्मेंटेशन करवाई जाती है। अब नॉर्मल चपाती और अगर आप भटूरा खाओगे ना तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, तो उसमें हम फर्मेंटेशन करवाते हैं, बेसिकली उस आटे को जो है वो फर्मेंट करवाया जाता है ईस्ट को डाल के, एंड उसके बाद हम वहाँ से वो बेसिकली जो भी हमने प्रोडक्ट जो है वो बनाना है वो बनाते हैं। तो वो जो पफ्ड अप अपीयरेंस है, गैस की फॉर्मेशन होती है, दैट गैस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, CO2 गैस की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए आपको एक पफ्ड अप अपीयरेंस, फूला हुआ जो है वो आपको नजर आता है। चलिए जी, नेक्स्ट आपका यूनिट है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जर्नल आजकल टर्म्स में आप क्या देखते हो कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों का मिक्सचर है। बायो एजेंट्स को टेक्नोलॉजी में यूज कर दिया जाता है, जिससे हर चीज को, प्लांट्स हो गए, क्रॉप्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सुना भी होगा आपने, कैसे क्रिएट करते हैं, इसी प्रोसेस से जो है वो क्रिएट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसेस है, ये पढ़ने वाले हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसपे आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, एनिमल्स, वो बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या एप्लीकेशंस आती हैं, वैक्सीन की प्रोडक्शन कैसे होती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन, कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो नॉलेज कितनी, इतनी नॉलेज तो आई थिंक नॉर्मल लोगों को भी सबको होनी चाहिए, क्योंकि ये जर्नल टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप स्टूडेंट्स हो, आप प्रेपरेशन करोगे अगर CUET की, आपको थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया, थोड़ा सा जर्नल से जो है थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो आपको साइंटिफिक टर्म्स में इन चीज़ों को आप क्लियर करना है। जीन थेरेपी बहुत 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एंड क्रॉप्स, जिसपे आपकी BT क्रॉप्स, बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, उससे आपकी BT क्रॉप्स की फॉर्मेशन होती है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनते हैं। नेक्स्ट बायोपेरेसी क्या है, बायो सेफ्टी इश्यूज, पेटेंट्स जो हैं वो क्या हैं, यही सब हम जो है बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है, सब पढ़ के रखा है, सिर्फ रिवीजन जो है वो फिर से आपको करना है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन जो आपका एक टॉपिक है उससे आया है कि पैसिव इम्यूनिटी आप कैसे दे सकते हो। तो पैसिव इम्यूनिटी बाय इंजेक्टिंग इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस
इंजेक्टिंग एंटीजेनिक प्रेपरेशन, इंजेक्टिंग प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या फिर इंजेक्टेड वीकेंड पैथोजेंस। तो पैसिव आपने देनी है विच मीन्स ऑलरेडी एंटीबॉडीज फॉर्म है वही आपने इंजेक्ट करनी है, ठीक है। तो मतलब प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आपने इंजेक्ट करनी है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। दो टर्म्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में हम क्या देते हैं, इम्यून आपने वैक्सीन दे दी और जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसको आप वैक्सीन दे रहे हो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली जो है एंटीबॉडीज खुद ही प्रोड्यूस करेगी, लेकिन वो इमीडिएट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इमीडिएट के लिए आपको पैसिव जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है वही आप डायरेक्ट जो है वो इंजेक्ट करते हो, राइट। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका जो यूनिट है दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, लास्ट यूनिट है। तो ये आपका जर्नल एनवायरनमेंट सराउंडिंग आपका क्या है, बस सराउंडिंग के बारे में ही पढ़ना है, क्या इकोलॉजी है क्या एनवायरनमेंट है ना, इसके बारे में हमने बेसिक चीजें करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट, हैबिटेट एंड नीश, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या डिफरेंस है हैबिटेट में, क्या डिफरेंस है हैबिटेट और नीश के बीच में। अब देखो हैबिटेट क्या है, जहां समझ लो हैबिटेट आपका घर है जहां आप रहते हो, नीश आपका ऑफिस है जहां पे आप काम करते हो। ये बेसिक डिफरेंस है आपका हैबिटेट और नीश में। उसके बाद पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में कि पॉपुलेशन इतने सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो मिलके रह रहे हैं, आपस में इंटरैक्ट जो है वो कैसे करते हैं, जिसमें आपका म्यूचुअलिज्म हो गया, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की मैं बात करूं, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, उसके बाद डेथ रेट, ठीक है, कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं एक पॉपुलेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आपके इस सेक्शन में। नेक्स्ट आपका है दैट इज इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम के हम पैटर्न्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पोजिशन, जिसमें हम एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स, आपके फूड चेन, बायोमास, ठीक है, ये सब के सब जो है हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपकी साइकिल्स आती हैं, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, आपकी 2 साइकिल्स होती हैं, एक सेडिमेंट्री साइकिल होती है एंड रॉक साइकिल होती है, यही हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका सक्सेशन, कि एक कम्युनिटी है, कोई भी एक बैरन लैंड है जहाँ पे पहले कोई स्पीशीज नहीं है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, वहाँ पे लाइफ जो थी उसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ, सक्सेशन में हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। सक्सेशन में भी आपका प्राइमरी आता है एंड सेकेंडरी आता है। नेक्स्ट इज यो कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, ऑक्सीजन रिलीज जो है वो कैसे होती है। अगला मैं बात करूं बायोडाइवर्सिटी, कितना कॉमन है बायोडाइवर्सिटी आपके अराउंड, क्यों कंजर्व करने की नीड है एंड कंजर्वेशन कर कैसे सकते हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है। पैटर्न्स क्या हैं, लॉज क्या है, कैसे आपकी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो सकती है, क्या नीड है कंजर्व करने की एंड कंजर्व कर कैसे सकते हो, मेथड्स टू कंजर्व, राइट। एंड उसके बाद आपके बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये आपके नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज में आपके ये देखे जाते हैं। सो ये बेसिक आपके यहाँ पे भी रहने वाले हैं, ठीक है, इकोसिस्टम के यूनिट के अंदर। चलिए क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज। हर ट्रॉफिक लेवल में एक पर्टिकुलर मास होता है, सर्टेन मास होता है, उस मास को हम क्या बोलते हैं, वैसे तो हम बायोमास भी बोलते हैं, और बायोमास को और हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको हम मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ बायोमास। ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए लास्ट है आपका दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज। क्या क्या एनवायरमेंट में आप इश्यूज देखते हो, एयर पॉल्यूशन, आजकल आप देखो दिल्ली का कैसा हाल है, वहां पे रहना जो है कितना ज्यादा डिफिकल्ट है, सांस लेना वहां पे आपको क्लियर पॉल्यूटेड एयर ही आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, नेचुरल फ्रेश एयर आपको वहां पे नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा लेवल जो है वो पॉल्यूशन का हो चुका है। वाटर पॉल्यूशन, तो ये ऑलरेडी आपके अराउंड चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा अवेयर भी होते हो ना कि आपके अराउंड क्या चीजें चल रही हैं, वही आपकी साइंस है, वही आपकी बायोलॉजी है। इसमें कोई आपके पास थ्योरी नहीं है, थ्योरम्स नहीं है, फॉर्मूलाज नहीं है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। जस्ट ऑब्जर्व करो अपने सराउंडिंग को, क्या क्या चीजें जो है आपके सराउंडिंग में चल रही हैं,
एग्रोकेमिकल्स, देयर इफेक्ट्स, सॉलिड वेस्ट को मैनेज कैसे कर सकते हो, रेडियो एक्टिव वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपका, ओजोन डिप्लेशन, डिफॉरेस्टेशन। अब देखो ये टॉपिक आपके कितने कॉमन टॉपिक है, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको जर्नल आइडिया भी होगा ना तब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि क्रैश कोर्स जो है वो आपका सिविल स्टाफ CUET के इसी प्लेटफॉर्म पे चलाया जाएगा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें एंड उस पर सब के सब टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से जो है वो कवर करेंगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास आया है, चलिए देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेज, बिल्कुल करेक्ट है, हमसे तो इनकरेक्ट पूछा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ एमिशंस ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, बिल्कुल करेक्ट है। ओजोन डिप्लीशन में जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल थे, जो एजेंट्स थे, उन्हीं के लिए एक प्रोटोकॉल बनाई गई थी, दैट वॉज योर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज योर यूज ऑफ इंसिनेटर्स इज नॉट क्रूशियल टू डिस्पोज ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, लेकिन हॉस्पिटल वेस्ट के लिए उसमें कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनको डिस्पोज करने के लिए हमें इंसिनेटर्स का यूज जो है वो करना पड़ता है। सो ऑप्शन सी जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो गई। डी की मैं बात करूं, डॉप्सन यूनिट इज यूज टू मेजर वाटर क्वालिटी, नहीं, वो तो ओजोन का लेवल जो है उसको मेजर करने के लिए आपका यूनिट होता है। सी डी आपकी गलत है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ जाती है, ठीक है जी। चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स, क्या सिलेबस है, लेवल आपको पता लग गया, किस लेवल की प्रेपरेशन जो है वो आपको करनी है। जर्नल है, बेसिक है, ठीक है, तो घबराना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटजी बना के प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है। सारे के सारे बेसिक टॉपिक्स हैं, जर्नल पढ़ो, बेसिक पढ़ो, +2 तक का पढ़ो एंड उसके बाद PYQs, ठीक है। कोई भी आपका एग्जाम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। अगर आप PYQ सॉल्व करते हो ना, एक तो आइडिया हो जाता है पैटर्न का, दूसरा सारे के सारे PYQs के साथ कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। इन केस आपका कोई लेफ्ट आउट टॉपिक भी हो कि यहाँ से ये टॉपिक छूट गया, लेकिन PYQs के थ्रू वो टॉपिक जो है वो भी आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस होल वीडियो। इन केस कोई भी फिर भी डाउट आपको लगता है कि दिस वॉज माई क्वेरी एंड दिस वॉज नॉट सॉल्व इन दिस वीडियो, वो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो वहाँ भी आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।